शास्त्र का क्लास नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका के संबंधित संस्कृत लैंग्वेज में हम प्रश्न करने वाले हैं, संस्कृत लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज करेंगे। 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर है, सभी को कमेंट करके बताना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट आप लोगों को दे दिया गया है, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट को ज्वाइन कीजिए और एग्जाम को फतेह कीजिए। पहला प्रश्न है इस सेशन का, व्याकरण बिना भाषा आय प्रयोगई है अंधस्थ मार्गचलन्यो भवति एतन्मम कस्य परिचायकम। व्याकरणस्य अपरिहार्यता है, व्याकरणस्य कठिन्यता है, भाषा सरलता है या केवल पठनस। व्याकरण के बिना पूछा गया है, तो व्याकरण के बिना इसका देखिए, हिंदी और संस्कृत दोनों सिलेबस सेम होता है, केवल कहीं ना कहीं अंतर होता है भाषा को। और भाषा को अगर आप समझ गए, थोड़ा बहुत अनुवाद अगर आपसे आ गया, तो फिर इजली चीज़ें हो जाती हैं समझने के लिए। ठीक है ना? चलिए सभी लोग बताइए फिर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, और भावार्थ को समझना है। भावार्थ अगर आपने समझ लिया तो फिर बहुत आसान चीज़ें हो जाती। व्याकरण के बिना भाषा का प्रयोग अंधे आदमी के रूप में चलने के समान है। क्या कह रहा है? व्याकरण बिना भाषा या प्रयोग ही अंधस्स मार्ग चलन्यो भवति इदं कस्य परिचायकम। व्याकरण के बिना भाषा प्रयोग अंधे आदमी के रूप में चलने के समान है, ये किसकी राय का सूचक है? व्याकरणस्य अपरिहार्यता है, व्याकरण की अनिवार्यता, व्याकरणस्य कठिन्यस्य, व्याकरण की कठोरता, भाषा या सरलता, भाषा की सरलता, ये केवलम पठनस या मात्र पढ़ना। तो मात्र पढ़ना तो हो नहीं सकता है, भाषा की सरलता भी नहीं हो सकती है, ना ही कठिनता। तो क्या हो सकता है? व्याकरणस्य अपरिहार्यता अर्थात व्याकरण की अनिवार्यता। व्याकरण के बिना भाषा का प्रयोग अंधे आदमी के रूप चलने के समान है, किसकी राय का सूचक है? व्याकरण की अपरिहार्यता, व्याकरण की अनिवार्यता का। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि कस्याम पद्धतौ छात्राः स्वयं नियमानाम अन्वेषणम करतु। किस पद्धति के द्वारा छात्र स्वयं के नियमन का अन्वेषण करते हैं? आगमन पद्धति, निगमन पद्धति में, पाठ्यपुस्तक पद्धति में या सूत्र पद्धति में? सभी लोग बताइए, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें छात्र बालक बालिकाएं स्वयं नियम का अन्वेषण करते हैं? वह कहलाती है आगमन पद्धति। आगमन पद्धतौ उदाहरण के माध्यम से छात्र जो होते हैं वह स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद अगला प्यारा सा प्रश्न है कि मौखिक अव्यक्तौ अर्थस्थ स्पष्टताय व्याकरणस्य केन अंगेन मुख्यता संबंध। मौखिक अव्यक्ति में जो अर्थ स्पष्ट होता है, यह व्याकरण के किस अंग से मुख्यतः संबंधित है? पद विभागेन वाक्य विन्यास च, यानी पद विभाग और वाक्य विन्यास से, केवलम वर्णोच्चारणेन, तीव्र भाषणेन, अलंकारिक शब्देन। किसके द्वारा होगा? अगर आपको पता है तो बेहतरीन कमेंट करिए, और अंत में सभी को बताना टॉप 30 में से आपका क्या स्कोर है। और हमारी संस्कृत के साथ संस्कृत की टॉपर नोट्स भी है, सभी सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 96 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, टॉपर नोट्स का डिटेल पाइए और टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर नोट्स उपलब्ध पाइए। ये नोट्स आपके 15 से 20% तैयारी और मजबूत कर देंगे। और ये नोट्स जो बनाए गए 15 से 20 जो टॉप सेलेक्टेड टीचर है प्रीवियस ईयर में, जो हमारे प्रीवियस जो सिलेक्शन पा चुके हैं शिक्षक, उनके मार्गदर्शन पे उन्होंने क्या क्या टॉपिक ज़्यादा कवर करना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए एमपी टेट टीटी एग्जाम में, वो सारा आपको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि मौखिक अव्यक्ति के द्वारा अर्थ स्पष्ट व्याकरण में कौन सा अंग मुख्यतः संबंधित हो जाता है? तो वह होता है पद विभागेन वाक्य विभागेन चा, अर्थात पद विभागेन वाक्य विभाग पद विभागेन और वाक्य विन्यास।
ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पहला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लिखित अव्यक्तौ व्याकरणस्य अभावे भ्रांति कुत उत्पद्यते। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी लोगों को देना है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। इन ऑप्शनों को सभी को पढ़ना है और फिर आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग बताइए। लिखित अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संबंधित पूछा गया है और आप जानते समझते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति से आपके एग्जाम में लिखित और मौखिक दो ऐसी अभिव्यक्तियां हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों अभिव्यक्तियों से, लिखित या मौखिक से प्रश्न आता है। तो लिखित और मौखिक से हमें समझना है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे हैं कर्म, कर्त, कर्म संबंधी, अक्षर सौंदर्य, पृष्ठ संख्या नाम या लेखनी चयने। सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए और फीडबैक कीजिए बेहतरीन। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए अभी आप कमेंटेड बनेंगे तो एग्जाम में बेहतरीन तरीके से फतेह कर पाएंगे, ये इतना ध्यान रखना आप सभी लोगों। लिखित अव्यक्त व्याकरण स्वभावे भ्रांति कुत उत्पद्यते। लिखित अव्यक्त में व्याकरण के अभाव में भ्रम कहाँ उत्पन्न होता है। कर्त कर्म संबंधी अर्थात विषय क्रिया संबंध में, अक्षर सौंदर्य अर्थात अक्षरों की सुंदरता, पृष्ठ संख्या अर्थात पृष्ठ संख्या में, या लेखनी चयन अर्थात पेन चयन में। तो आप सभी लोग जानते हैं लिखित अव्यक्ति व्याकरण में अभाव में भ्रम जो उत्पन्न होता है वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के संबंध में होता है, अर्थात क्रिया विषय क्रिया संबंध में होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण से शिक्षण से संसर्ग पद्धति मुख्य दोष है का। व्याकरण शिक्षण की संसर्ग पद्धति का मुख्य दोष क्या होता है कि व्याकरण से क्रमबद्ध ज्ञानम न भवति, व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान न होना, ऐसा नीरसा अस्ति, ऐसा अति सरलता अस्ति, छात्राएं केवलम खेलंती। केवलम खेलंती अति सरलता भी निगेटिव है, ऐसा नीरसा भी निगेटिव है। तो व्याकरण से क्या है, व्याकरण शिक्षण में संसर्ग पद्धति का मुख्य दोष यही है कि व्याकरण से क्रमबद्ध ज्ञानम न भवति, व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं किया जाता संसर्ग पद्धति, इसका दोष है व्याकरण शिक्षण में संसर्ग पद्धति। तो अकॉर्डिंग टू पहला ऑप्शन सही कर लेना। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए, हमारा मकसद यही है। और संस्कृत में अक्सर एग्जाम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी को समझना है और फीडबैक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। विभक्तन पदम एतत् सूत्रम लिखित अव्यक्तम किम सूच्यते। विभक्ति पद में एक सूत्र लिखा है और अव्यक्त में कौन सा सूच होगा। विभक्ति बिना शब्द से प्रयोग है शुद्ध है, केवलम स्वर ज्ञानम, वर्णमाला ज्ञानम, किमपिना। अब इनमें से कौन सा सही होगा सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइएगा, सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। कोई भी क्वेश्चन अपने आप को ये नहीं समझना कि ये सरल है और एग्जाम में नहीं आने वाला है, एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। कोई भी प्रश्न आ सकता है, कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए तत्पर रहना सभी लोगों को। जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे उतना बेहतर होगा आप सभी के लिए। चलिए सारे ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट अंदाज में, और ऑप्शंस देखकर हम आप सभी को बताते हैं। विभक्ति बिना शब्द से प्रयोग है सद्धि। विभक्त के बिना शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, अर्थात यह सूत्र लिखित अव्यक्त में क्या सूचित करता है। विभक्त ही पदम, एक सूत्र लिखा गया है विभक्तंतय पदम, यह सूत्र लिखित अव्यक्त में क्या सूचित कर रहा है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार किसी भी शब्द का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक उसमें सुप या तिंग प्रत्यय विभक्ति न जुड़ जाए, इसलिए कहा गया है अपदम ना प्रयुज्यति, अर्थात बिना पद बनाए शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विभक्ति बिना शब्दीय प्रयोग है अशुद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक अव्यक्त व्याकरण उपयोगिता है अस्ति। मौखिक अव्यक्त में व्याकरण की क्या उपयोगिता है। मौखिक अव्यक्त में व्याकरण की उपयोगिता वक्तव्य आत्मविश्वास वर्धनम, श्रोत ही भ्रम निराकरणम,
भाषा है मानकीकरणम उपयुक्त सर्वम। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। जयस्वाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। चौथे, मौखिक अभिव्यक्ति के व्याकरण में उपयोगिता है वक्तु आत्मविश्वास वर्धनम। व्यक्ति में आत्मविश्वास का जागृत करना, वर्धन करना मतलब बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना। श्रोतई का भ्रम, जो सुनने वाले उनके भ्रम का निराकरण कर देना। भाषा है मानकीकरण, भाषा को मन के अंदर उसको सीखना, मानकीकरण मतलब ये होता है ना। तो ये उपयुक्त सर्वम, ये तीनों जो है मौखिक अभिव्यक्ति व्याकरण की उपयोगिता है। किसकी? मौखिक अभिव्यक्ति व्याकरण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न कह रहा है आगमन निगमन पद्धतौ समन्वय किमर्थम श्रेष्ठ मनते। आगमन निगमन पद्धति में समन्वय में कौन जो है श्रेष्ठ माना गया है? सभी लोग बताइए। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने इजीली प्रश्न नहीं है जितना आप लोग समझ पा रहे हैं। सारे हम टफ लेवल के प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टीटी एग्जाम को फतेह करना है, और टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगमन और निगमन पद्धति में का समन्वय श्रेष्ठ किस लिए माना जाता है? मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत ये पालनम किस लिए श्रेष्ठ मानते हैं? समयस्य अपव्यय केवलम रटनाय ये शिक्षकाय विश्रामयी। तो आगमन निगमन पद्धति का समन्वय पृष्ठ इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत ये पालनात्। सभी लोग समझ गए ना? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांतानां पालनात्। मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत पालना का मतलब यही होता है श्रेष्ठ माना गया है, मनोवैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांतों के पालन के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहना, फीडबैक करते रहना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लिखित रचनायाम प्रत्यय ज्ञानस्य का उपयोगिता। जो लिखित रचना होता है प्रत्यय ज्ञान किसमें उपयोगिता होती है? सभी लोग बताइए। सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नवीन शब्दानाम निर्माणम वाक्य विचार विस्तारय च केवलम लेखनम गति वर्णगणना यह संगीत ज्ञानम। मेरे प्यारे मित्र जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी को कमेंट करना है। और अभी कमेंटेड होंगे एग्जाम हॉल में, वाकई बता रहा हूँ बहुत सारे प्रश्न इजली होने वाले हैं। तो अभी से लग जाइए मेहनत में और अभी से कमेंटेड होना शुरू कर दीजिए क्योंकि यही वो समय है बेस्ट तैयारी का, बेस्ट समय है आपके तैयारी का। तो लिखित रचना में प्रत्यय ज्ञानस की उपयोगिता पूछी गई है कि लिखित रचना प्रत्यय ज्ञानस प्रमुख उपयोगिता। तो इसमें होता क्या है? नवीन शब्दानाम निर्माणम वाक्य विचारय वाक्य विस्तारय च, अर्थात नए शब्दों का निर्माण और वाक्य विस्तार ही लिखित रचना प्रत्यय ज्ञान की उपयोगिता मानी जाती है। नवीन शब्द का निर्माण होता है प्रत्यय किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द आ जाए। जैसे पठ और तब्य हो गया तो पठितव्य हो गया, पठ धातु हो गई, दंतव्य जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? पठितव्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो नवीन शब्दानाम निर्माणम वाक्य विचारय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षणे उपोद्घातय का। व्याकरण शिक्षण के उपोद्घात इंट्रोडक्शन जो होता है, परिचय, इनमें से क्या होगा? तो वह होगा ज्ञात विषयात अज्ञातम प्रतिज्ञानम। ज्ञात विषय से अज्ञात के प्रति गमन करना, ज्ञात से ज्ञात की ओर। व्याकरण शिक्षण की जो पद्धति है वह कौन सी है? ज्ञात विषय से अज्ञात के प्रति। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट दिया गया है साथियों कि यदि कश्चित छात्रैः रामैः वनं गच्छति स्थाने रामैः वनं गच्छन्ति लिखति तहिर तस्य शब्द तहिर तस्य कह दोष है। अब दोष पूछ लिया गया और ये वे लेवल के प्रश्न हैं, अव्वल लेवल के प्रश्न सारे हैं। और इन प्रश्नों को जो सही आंसर दे लिया, समझिए टीटी एग्जाम संस्कृत में 30 नंबर आ गए उसके। क्योंकि इस लेवल की तैयारी जो बंदा करेगा, जो भाई बहन करेंगे, उनका एग्जाम में सिलेक्शन आना सही है। अर्थात प्रश्न पूछा गया साथियों कि यदि कश्चित छात्रैः राम वनम गच्छति, राम क्या होगा यहाँ पे? रामय कौन सा होगा? एक वचन हो गया। गच्छति भी आपका एक वचन हो गया। स्थाने रामय वनम गच्छन्ति, रामय भी एक वचन हो गया।
गच्छन्ति यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। अर्थात कर्ता क्रिया अन्वयी दोष है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात संस्कृत व्याकरण यदि कर्ता एक वचन हो, क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। राम प्रथम पुरुष एक वचन है, गच्छति परम पुरुष भी एक वचन है, जैसे गम धातु और ति गच्छति। तो गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है जो राम के साथ अशुद्ध है। तो सही वाक्य क्या होगा इसमें? सही वाक्य होगा रामय्य। चलिए मैं सही वाक्य भी लिखे दे रहा हूं। रामः वनम गच्छति, राम वन जाता है। रामः वनम गच्छन्ति ना होके क्या होगा? रामः वनम गच्छति। यहाँ पे जो गच्छन्ति लिखा गया है ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे गच्छति होना चाहिए, ना कि गच्छन्ति, क्योंकि सारे जब एक वचन है तो बहुवचन कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। तो यह व्याकरण रूप से गलत है, क्योंकि कर्ता और क्रिया में वचन का अन्वय नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि मौखिक अव्यक्तौ स्वरः तंत्राः संयम व्याकरणस्य केन अंगेन भवति। ये भी उसी तरह का लेवल का प्रश्न है। अब इसको थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग में जोर डालिए और दिमाग में जोर डालकर देखिए कि आप लोग कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, आपकी सोच कहाँ तक अभी तक जा रही है। अगर अभी बेहतर है सोच को डेवलप करने का, तो मौखिक अव्यक्त में स्वर तंत्राः संयमय व्याकरणस्य केन अंगेन भवति। स्वर तंत्र में संयम न्यूनता उपयोग पूछा गया है। व्याकरणस्य प्रयत्न लाघवेन अंगे भवति। क्या हो जाएगा? प्रयत्न लाघवेन होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाषा विज्ञान में प्रयत्न लाघव का अर्थ होता है कम से कम शारीरिक प्रयास, स्वर यंत्र या मुख के अंगों की मेहनत के साथ अधिक से अधिक ध्वनियाँ उत्पन्न करना। यह भाषा के विकास में ध्वनि परिवर्तनों का मुख्य नियम होता है। भाषा विज्ञान में प्रयत्न लाघव का अर्थ है कम से कम शारीरिक प्रयास। ठीक है, तो प्रयत्न लाघवेन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न है कि व्याकरण से शिक्षण से अनौपचारिक विधि कदा सफला भवति। यानी व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से जो अनौपचारिक विधि होती है वह कब सफल होती है? जब समृद्ध भाषाई वातावरण, जब समृद्ध भाषा का वातावरण होगा तब व्याकरण शिक्षण की अनौपचारिक विधि सफल मानी जाएगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ देखते हैं अगला प्रश्न प्यारा सा, लिखित अव्यक्त उपसर्ग प्रयोगम किम करोति। लिखित अव्यक्त में उपसर्ग प्रयोग कहाँ पर होता है? धातोः अर्थ परिवर्तित चमत्कारम चा आनयति, केवलम शब्दम दीर्घम करोति, लेखनम दोषनम जनयति, या किमपि न। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। दोष, केवल, ये सारे नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तब एक ही ऑप्शन बचता है। लिखित अव्यक्त में उपसर्ग प्रयोग क्यों नहीं होता? किम न करोति, क्योंकि धात के अर्थ में परिवर्तन चमत्कारम चा आनयति। अर्थात इसको अगर हम समझें, हिंदी भाषा में रूपांतरित करें, देखिए ट्रांसलेट करना आपसे आना चाहिए। अगर आप समझिए थोड़ा बहुत 50% अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया तो संस्कृत भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग सोचते समझते हैं, बहुत आसान है। संस्कृत भी आपकी आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात होती है हमें ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन अगर आपसे आ रहा है तो फिर बहुत आसान है चीज़ों को समझना, ठीक है ना। तो लिखित अव्यक्त में उपसर्ग का प्रयोग क्या करता है? तो लिखित अव्यक्त में उपसर्ग का प्रयोग धात को अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जो धात के अर्थ होते हैं, अर्थात धातु मूल को अर्थ को बदल देता है और उसमें चमत्कार अर्थात सौंदर्य या विशेषता लाता है। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषायाः भूगोलः अस्ति अस्य तात्पर्य किम। व्याकरण भाषा को एक भूगोल का रूप दे दिया गया। अब जब भूगोल का रूप दे दिया गया तो इसका पूछा कि इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये भी नॉलेज होना चाहिए आप सभी लोगों को। भाई रूप तो दे दिया उसने कि भूगोल का रूप हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ भी तो आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो अर्थ हमें निकालना है, तो जब अर्थ निकालेंगे तो समझेंगे, जब समझेंगे तब हमारा राइट आंसर होगा, यानी 1 नंबर कन्फर्म होगा।
तो व्याकरण भाषा में भूगोल इस भूगोल का तात्पर्य क्या होता है? व्याकरण भाषा को भूगोल माना गया, भूगोल है, अर्थात व्याकरण भाषा है व्याप्तिम सीमाम चा दर्शयति। व्याकरण भाषा के व्याप्ति में सीमा को दर्शाया गया है। भूगोल का तात्पर्य होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, भाषा अधिगमे व्याकरणस्य प्रयोजनम नस्ति। भाषा अधिगम में व्याकरण का प्रयोजन नहीं, किसमें नहीं होता? तो साहित्यिक चमत्कारम केवलम रटनम में नहीं होता, केवल साहित्यिक चमत्कार को केवल रटा जाए। तो भाषा अधिगम व्याकरण का प्रयोजन क्या नहीं होता? कि साहित्यिक चमत्कार को केवल रट कर किया जाए, नहीं। शुद्ध उच्चारण होता है, स्पष्ट लेखन होता है, तर्कपूर्ण विचार होता है। लेकिन साहित्य की चमत्कार केवल रटना, तो रटना शब्द निगेटिव हम कई बार बता चुके हैं। तो रटना जहाँ शब्द है इसको निगेटिव, केवलम, रटनम दोनों निगेटिव है। और नस्ति मतलब निगेटिव, हमारा प्रश्न भी पूछा गया नकारात्मक। बाकी शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट लेखन तीनों हमारे पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ पे अस्ति पूछा जाता कि भाषा अधिगमने व्याकरणस्य प्रयोजनम अस्ति, तो शुद्ध उच्चारण होता, स्पष्ट लेखन होता, तर्कपूर्ण विचार होता। अगर नस्ति पूछा गया है तो पहला ऑप्शन हो। सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सो दोस्तों सभी लोगों को समझना है, और ये सारे जो क्लासेज हैं इनका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, हमारी टीम से बोल देंगे। और ये पीडीएफ उन्हीं को मिलेगी जो हमारे नोट्स परचेज करते हैं। नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे क्लासेज के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दी जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। सारे नोट्स जिनको चाहिए अभी भी नोट्स परचेज कीजिए और ग्रुप में जुड़िए, और ये सारे पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त करिए क्लासेज के, ठीक है ना। मौखिक अव्यक्तौ शलाका विधि कस्य परिश्रम करोति। मौखिक अव्यक्त में जो शलाका विधि होती है ये कौन सी परीक्षण करती है? तो शलाका विधि जो होती है वो कहीं ना कहीं विषयस्य गंभीर बोधस्य व्याकरणिक स्पष्टता चा, विषय गंभीर बोध में व्याकरण की स्पष्टता करती है। विषय गंभीर बोध के साथ साथ व्याकरण में स्पष्टता लाती है। कौन? शलाका विधि। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत शिक्षणे अनुवादय विधि व्याकरणाय कथम सहायिका। यानी संस्कृत शिक्षण की जो अनुवाद विधि होती है वह व्याकरण में किस प्रकार से सहायक होती है? तो व्याकरण में तुलनात्मक व्याकरण से बोध है, तुलनात्मक व्याकरण में सहायक होती है, समझने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण से शिक्षणे निरीक्षणम सोपानस्य महत्तम किम। व्याकरण शिक्षण में जो निरीक्षण का सोपान होता है इसमें ऑब्जर्वेशन महत्व कौन सा होता है? तो व्याकरण शिक्षण में निरीक्षण जो सोपान है वह छात्र ही स्वयं नियमा नाम परिकल्पना करणम, नहीं छात्र जो है स्वयं नियम के साथ साथ परिकल्पना कर लेते हैं। यह निरीक्षण व्याकरण शिक्षक के निरीक्षण का क्या है? सोपान का महत्व दिया गया है कि छात्र जो है स्वयं नियम की परिकल्पना करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखित अव्यक्तौ पदक्रम है वर्ड आर्डर किमर्थम महत्वपूर्ण। लिखित व्यक्ति में जो पदक्रम होता है, वर्ड जो आर्डर होता है, किसमें महत्वपूर्ण माना हो जाता है? यह अर्थस्य सार्थकताई स्पष्टताई चा, यानी अर्थ को सार्थकता के साथ साथ और स्पष्टता करने के लिए लिखित व्यक्ति पदक्रम महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि व्याकरण से शिक्षण से सामान्यीकरणम किमस्ति। व्याकरण शिक्षण का सामान्यीकरण किसमें होता है? तो वह होता है उदाहरण बय नियमा नाम निष्कासनम। उदाहरण के साथ साथ नियम का निष्कासन करना व्याकरण शिक्षण का सामान्यीकरण होगा। उदाहरण, नियमन और फिर निष्कासन, पहले उदाहरण देना, फिर नियम, फिर बाद में निष्कासन करना, ठीक है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न ये भी दिया गया है और सभी लोगों को प्यारा सा फीडबैक भी करना है। लिखित अव्यक्तौ शुद्ध वर्तनी कस्य आधार है। लिखित अव्यक्ति में शुद्ध वर्तनी का आधार क्या होता है? तो लिखित अव्यक्ति में शुद्ध वर्तनी का आधार होता है व्याकरणस्य वर्णस्य विन्यास। ही है, व्याकरण और वर्ण का विन्यास लिखित अव्यक्ति का शुद्ध वर्तनी का आधार होता है। मेरे प्यार में सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक संवादे विभक्ति लोपः किम न जनयति। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार रिपीट हुआ एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना माइंड की मेमोरी में सारे ऑब्जर्वेशन को सेव करता जाएगा, कमेंट करता जाएगा, फीडबैक करता जाएगा, एग्जाम के लिए आसान होता जाएगा। मौखिक संवाद में विभक्ति लोप अर्थात विभक्ति का लोप या हटाना, अर्थ हानिम अर्थ परिवर्तनम व
अर्थात संस्कृत और हिंदी जैसे भाषा में विभक्ति चिन्ह जैसे होते हैं, विभक्ति जी आप जानते हो ना, कर्ता ने, को, के लिए, ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा शब्द कर्ता है और कौन सा कर्म है। यदि विभक्ति का लोप हो जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है या अर्थ ही नष्ट हो जाएगा अगर विभक्ति का लोप हो जाए। जैसे अर्थ हानिम, अर्थ परिवर्तनम व, अर्थ की हानि या अर्थ में परिवर्तन। तो विभक्ति का मुख्य कार्य शब्द का क्रिया से संबंध स्थापित करना होता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा फीडबैक करना है कि संस्कृत शिक्षणे अनुकरण विधि व्याकरण कथम श्रेष्ठ। संस्कृत शिक्षण की जो अनुकरण विधि होती है व्याकरण में किस प्रकार से श्रेष्ठ है, तो वह शुद्ध उच्चारण अभ्यास ही, शुद्ध उच्चारण के अभ्यास रूप होती है। अनुकरण, अनुकरण मतलब क्या होता है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास को श्रेष्ठ माना गया। इसके साथ अगला प्रश्न है कि व्याकरण न केवलम नियमावली अपितु भाषा या दर्शनम अस्ति अर्थ दर्शनम पदस्य अर्थ है का। कह रहा व्याकरण न केवल नियमावली है, अपितु यह भाषा के दर्शन करने का एक है, भाषा का दर्शन कराती है, भाषा का मार्गदर्शन करती है। अर्थ दर्शनम पदस्य अर्थी, जो दर्शनम पद दिया गया है इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो दर्शन पद का अर्थ होता है भाषाएं आंतरिक तर्क बोधई, भाषा के आंतरिक तर्क का बोध करना ही दर्शनम का संबंध हो जाएगा, दर्शन का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखित परीक्षायाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः व्याकरणस्य किम मापयन्ति। लिखित परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वह व्याकरण में किस प्रकार से मापा जाता है या किस प्रकार से देखा जाता है। तो सूक्ष्म ज्ञानम शुद्धता च, सूक्ष्म ज्ञान और शुद्धता के रूप में लिखित परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में सूक्ष्म ज्ञान होता है क्योंकि डायरेक्ट छोटा सेंसर होता है, शुद्धता होती है इसलिए क्योंकि उसका राइट आंसर सही होगा, जो सही होगा वही उसका सही होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है, 4 ऑप्शन से 4 में से एक ही सही होगा। अगला प्रश्न, मौखिक अव्यक्तव्य काकु किम स्पष्ट करोति। काकु मतलब वॉइस, बोलना, वेरिएशन इन द वॉइस। तो ये प्रश्नादि भावार्थ अर्थभेदम, प्रश्न के भावार्थ को, अर्थ को भेदन करना ही मौखिक अव्यक्त में काकु स्पष्ट मतलब होता है वेरिएशन ऑफ वॉइस में जो बोलने के व्यक्त होती है। प्रश्नान भावार्थ अर्थभेदम, अर्थ को भेद करने के लिए होता है, कई प्रकार से आप भाषा को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों को। अगला, व्याकरण से शिक्षण से आगमन विधे अंतिम सोपानम किम। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की अंतिम सोपान कौन सा होता है। जी हाँ, तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि का अंतिम सोपान क्या होगा। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा जाता है और आगमन निगमन से तो एग्जाम में आता ही है, तो सभी लोग जानते हो होता परीक्षण सत्यापन चा, अर्थात परीक्षण या सत्यापन, परीक्षण और सत्यापन वेरिफिकेशन जो होता है, व्याकरण शिक्षण जो होता है आगमन विधि का अंतिम सोपान होता है। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का अंतिम सोपान क्या होगा, परीक्षण या सत्यापन। इस चरण में क्या होता है, छात्र सीखे गए जो समान नियम होते हैं उनका उपयोग करके नए उदाहरण या वाक्यों में उनकी जांच करते हैं, जिससे नियम की पुष्टि और स्थायी अधिक सुनिश्चित हो जाता है। तो आगमन निगमन के बारे में जरूर पढ़ेंगे आगे चल के, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, संस्कृत लिखित रचनायाम प्रत्यय प्रकरण किमर्थम पठनीयम। संस्कृत लिखित में रचना जो प्रत्यय प्रकरण होता है वह किस प्रकार से पढ़ते, किमर्थम पठनीयम। तो शब्द निर्माण प्रक्रिया बोधम, शब्द निर्माण के और प्रक्रिया को बोध करने में पढ़ा जाता है। और इस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण नाम शब्दानुशासन अत्र अनुशासनम पदस्य तात्पर्यम। व्याकरण नाम में जो शब्द अनुशासन है यह अत्र अनुशासनम पदस्थ, ये अनुशासन शब्द का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है। व्याकरण नाम शब्दानुशासन, इसमें शब्दानाम परिष्कार है नियमबद्ध चा, क्या होता है, शब्दों का परिष्कार और नियमबद्धता, क्या हो जाएगा, शब्दों का परिष्कार और नियमबद्धता हो जाएगा। क्या सही है, आपके माइंड में अगर कोई चल रहा हो कि नहीं सर ये नहीं सही होगा, दूसरा सही होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। यहाँ पे आप बिल्कुल बेफिक्र हैं क्योंकि आपका टीटी फैमिली है, यहाँ पे समझना है, फीडबैक करना है, नो डाउट, डाउट भी नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो व्याकरणम नाम शब्दानुशासनम अत्र अनुशासनम पदस्य तात्पर्य। व्याकरण का अर्थ शब्द अनुशासन है, यहाँ अनुशासन शब्द का तात्पर्य पूछा गया। शब्दानाम परिष्कार है नियमबद्धता चा,
शब्दों का परिष्कार अर्थात शुद्धि और नियमबद्धता। शब्दों का परिष्कार मतलब शुद्ध होता है। शुद्धि और नियमबद्धता को अर्थ दिया गया है। शब्द अनुशासन का मतलब होता है शुद्धता और नियमबद्धता। तो ये रहे हमारे 30 प्रश्न। 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा सभी को कमेंट करके बताना है। 30 प्रश्नों के आपके कितने सही हुए सभी को कमेंट करिए। बाकी सभी क्लासेस चल रही, सभी ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी जोरदार कीजिए ताकि सिलेक्शन का सपना आसान हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।